ओके, क्लास अब शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए ये सब टॉपिक्स आपका पहले हो चुका है। कल और परसों के क्लास में रिवाइज करवाते हैं इस चैप्टर का, और फिर आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें डायरेक्ट अगर हम चलते हैं, फर्स्ट वन क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन, वैसा कम्युनिकेशन जिसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसी भी तरीके के केबल का जरूरत नहीं है। मीन्स वी कैन ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ डेटा विदाउट केबल। वी कैन ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ डेटा विदाउट यूजिंग केबल। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? देखिए, ब्लूटूथ, सेल्युलर नेटवर्क, वाईफाई, वाईमैक्स, ठीक है। ये सब का सब क्या है? एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। भाई साहब, इतना लेट मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगा। ओके, अब देखिए, इसके बाद तो वायरलेस कम्युनिकेशन तो हो गया। तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है उसका सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो क्या है? रेडियो वेव्स है। क्या है? रेडियो वेव्स, ठीक है। अच्छा, रेडियो वेव्स जो है छोटे डिस्टेंस से लेके, भाई नेटवर्क आपके पास कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या हो सकता है मेरे पास ही हो। वही बोल रहा हूँ ना, आपके पास दिक्कत हो नेटवर्क का, या मेरे पास हो, कोई ना कोई दिक्कत तो होगा। या हो सकता है आपके मोबाइल में दिक्कत हो, ठीक है। तो करना यह है कि ध्यान से देखिए वीडियो को, कोशिश कीजिए क्लास समझने का, और बाद में ये वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे तो चला ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो रेडियो वेव्स जो है उसका रेंज क्या होता है? स्मॉल डिस्टेंस से लेके लाखों किलोमीटर तक का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं, एडवांटेज देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप लोग जानते हैं? डू यू नो अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्स, हाँ, लचीलापन, सही बात है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि यूज करने के टाइम पे कुछ ये नहीं कि एक ही तरीके से हम यूज कर सकें, हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, मतलब उसी को क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद इजी इंस्टॉलेशन। इजी इंस्टॉलेशन यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, इंस्टॉल करने के लिए हमें ये नहीं देखना है कि 50 किलोमीटर का रेंज में अगर इसका यूज करना है तो सब में केबल डालना होगा, एंटीना डालना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एक नेटवर्क टावर लगा दिया, तो एक नेटवर्क टावर के लिए तो हमें इंस्टॉलेशन करना होगा ना, बाकी तो कुछ जरूरत नहीं है। तो इंस्टॉलेशन भी इजी हो जाता है उसी कारण। और अगर केबल एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, इसी के कारण प्राइस भी बहुत कम हो जाता है उसका, ठीक है। इसके बाद है लोकेशन। आप जानते हो अभी के टाइम में अगर आप हिमालय पे भी अगर चढ़ना चाहते हो, ठीक है, और हिमालय पे भी मतलब एवरेस्ट की तरफ, तो काफी ऊंचाई तक अगर आप चाइना की साइड से क्लाइंब कर रहे हो तो काफी ज्यादा हाई जाने के बाद भी आपको नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि चाइना उतना ऊंचा भी नेटवर्क लगा दिया है। तो उसमें क्या है कि जाके सिर्फ इंस्टॉल करना होगा नेटवर्क टावर को ही ना, केबल लाने का तो कोई जरूरत नहीं है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए सिग्नल से ही हो जाता है। इसीलिए लोकेशन भी यहाँ पे कोई बड़ा चीज नहीं है कि रिमोट एरिया में भी हम आराम से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मोबिलिटी का मतलब ये है कि वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज करते टाइम हम रोम कर सकते हैं, मतलब घूमते हुए भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोबाइल से हम बात कर रहे हैं तो घूमते हुए बात कर सकते हैं ना। या सपोज हम आपके स्कूल से पटना के लिए निकले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉल पे हैं, तो रास्ते में भी बात करते हुए हम निकल सकते हैं।
तो ये एग्जांपल हो गया आपके मोबिलिटी का, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें नेटवर्क प्लानिंग, तो नेटवर्क इंस्टॉल करने के लिए प्लान करना भी बहुत इजी है, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना होगा कि नेटवर्क अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो कहाँ पे नेटवर्क का टावर हमें लगाना है, सिर्फ ये देखना होगा, बाकी कुछ भी हमें नहीं देखना है, ठीक है। तो नेटवर्क प्लानिंग भी इसके कारण इजी हो जाता है। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो याद रखना है कि किसी भी तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन है वो सिक्योरिटी बहुत कम प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि बीच से कोई हैक भी कर सकता है हमारे सिग्नल को, साथ ही साथ डेटा ट्रांसफर 100% सक्सेसफुल होगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर विल बी 100% सक्सेसफुल, देयर इज नो गारंटी फॉर दैट। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कवरेज, नेटवर्क कवरेज, तो नेटवर्क कवरेज में क्या है कि इसका एक अपना फिक्स रेंज होता है नेटवर्क टावर का, उसके बाद कुछ रेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी फॉरेस्ट में चले गए, ठीक है, जंगल में चले गए, बहुत बड़ा जंगल, तो वहां पे आपको दिक्कत होगा, ठीक है, सिग्नल मिलने में। तो कवरेज का वो एग्जांपल हो गया। उसके बाद क्या है, स्पीड। एरिया के अकॉर्डिंग स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्लास 10 में जब जाएंगे तो इसी स्पीड के ऊपर आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा, नाम है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटल डिवाइड स्पीड के ऊपर है कि एरिया के अकॉर्डिंग स्पीड अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी पटना में एमबीपीएस में स्पीड है, अभी मैं यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे 40 to 50 केबीपीएस का स्पीड है। अगर अभी के क्लास का वीडियो मैं अपलोड करना चाहूंगा, कोई गारंटी नहीं कि वीडियो सक्सेसफुली डाउनलोड अपलोड होगा ही होगा यूट्यूब चैनल पे, 2 बार 3 बार मुझे ट्राई करना पड़ जाता है और उसमें भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो स्पीड यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसके बाद क्या है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, स्क्रीन पे कुछ भी मत कीजिए, शांति से बैठिए। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है उसका इन्वेंशन किसने किया था, सर विलियम हर्शेल ने। सर विलियम हर्शेल ने इसका डिस्कवर किया था या इन्वेंशन किया था 1800 के आसपास, मतलब लगभग 220 साल पहले, अप्रॉक्स 220 इयर्स बैक, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, तो इसका काम एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है या यूज होगा कैसे। तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है, जब हम स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो रेड कलर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसी के ऊपर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होता है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, सबसे पहले रिमोट, मतलब टीवी है आपका, है ना, या फिर कार ही है आपका, तो रिमोट अगर हम यूज करते हैं, रिमोट से आपका सीडी प्लेयर है, ठीक है, सेट ऑफ बॉक्स है, तो इस सब को अगर हम रिमोट से यूज करते हैं तो वहां पे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ही यूज किया जाता है। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक एस्ट्रोनॉट थिंग। एस्ट्रोनॉट जिस चीज को डील करते हैं उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉट्स या स्पेस साइंस में जिस चीज के बारे में डिस्कशन होता है, पढ़ाई होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमी में किसी दूसरे प्लेनेट के बारे में अगर सर्च कर रहे हैं या एस्ट्रॉइड के बारे में, आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले, मतलब 29 अप्रैल को एक एस्ट्रॉइड अपने प्लानेट अर्थ से टकराने वाला था और बोला जा रहा था कि धरती खत्म हो जाएगा, पूरा लाइफ ही खत्म हो जाएगा धरती से, है ना। तो वो, हाँ, तो वो कितना, तो वो सुने थे ना, तो उसमें हुआ क्या था कि वो एस्ट्रॉइड अगर आ रहा था तो उसका
साइज क्या है, ठीक है, साइज क्या है, कितना स्पीड से आ रहा है, स्पीड के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा, यहाँ से कितना ज्यादा डिस्टेंस पे स्ट्राइड है ना। तो इस सब चीज को अगर कैलकुलेट करना है तो वहां पे एस्ट्रोनॉमी के अंदर आ जाता है ये सब कुछ, ठीक है। कि एस्ट्रोनॉट का जो थिंग है या स्पेस साइंस का रिलेटेड जो भी चीजें हम रिसर्च करते हैं या पढ़ते हैं वो क्या है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है, ठीक है। तो रुकिए, मैं सब लोगों का अभी म्यूट कर देता हूं सब लोगों को, तब सही रहेगा। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं नाइट विजन कैमरा, तो नाइट विजन कैमरा जो है, नाइट विजन कैमरा क्या करता है कि नाइट में भी मतलब पूरा अंधेरा में भी क्लियर इमेज लेता है, ठीक है। कोई विदाउट यूजिंग फ्लैश लाइट ये क्लियर इमेज लेता है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट विजन कैमरा। इसी के लिए आपको याद होगा कि अगर एयर स्ट्राइक हुआ था, इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, या इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में जाके, तो नाइट के टाइम में भी क्लियर इमेजिंग तो चाहिए कि वहां पे क्या एक्टिविटी हो रहा है ना। तो उस एक्टिविटी को अगर अच्छे ढंग से देखना है हमें, तो उसके लिए भी नाइट विजन कैमरा यूज किया जाता है। उसके बाद है हीट हीट सेंसिटिव थर्मल इमेजिंग। इसका मतलब क्या है कि ड्रोन के अकॉर्डिंग ही, ड्रोन ऊपर से चलेगा। अभी जैसे यूएसए, इजराइल, ये सब इसका यूज कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने में। तो इसमें क्या है कि हीट सेंसिटिव थर्मल इमेजिंग क्या है कि हीट के अकॉर्डिंग बतला देता है, ऊपर से ही काफी ऊपर से चलेगा ड्रोन, और वो हमारे बॉडी का हीट के अकॉर्डिंग बता देगा कि हाँ ये सस्पेक्टेड है, इसके बॉडी का टेम्परेचर कुछ अलग है, चलो इसको उठाओ क्वारंटाइन करो। तो ये क्या है, हीट सेंसिटिव थर्मल इमेजिंग का एग्जांपल है। दूसरा है कि इसी के को यूज करके हमारा फीवर है या कुछ अलग डिसीज है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो इसी के थ्रू डॉक्टर को मालूम होता है। उसके बाद है टारगेट एक्विजिशन एंड सर्विलेंस। तो एक्विजिशन और सर्विलेंस का मतलब क्या है कि टारगेट जो है उसको खत्म करना और निगरानी में रखना। सर्विलेंस का मतलब क्या है, निगरानी में रखना। एक्विजिशन मतलब खत्म कर देना, पूरा डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये नॉर्मली आर्मी यूज करता है इसके लिए कि अगर हमें कोई भी एक पॉइंट फिक्स हो गया कि वहां पे अटैक करना है, उस पॉइंट पे जाने के लिए एग्जैक्टली किस स्पीड, अगर इस स्पीड से हम जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक। उसके बाद जस्ट रिमेम्बर जब एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, ठीक है, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुआ था तो वहां पे जो प्लेन गया था हमारे इंडिया से, उसका नाम क्या था, मिराज 2000, मिराज 2000। अब ये जो मिराज 2000 एरोप्लेन है या फाइटर प्लेन है, डू यू नो हाउ मच स्पीड इट इज हैविंग, 2195 किलोमीटर, 2195 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, एक घंटा में लगभग 2200 किलोमीटर, मतलब तीन मिनट में कितना किलोमीटर हो जाएगा, लगभग 40 किलोमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स। अब मतलब 3 सेकेंड में 2 किलोमीटर, समझिए कितना फास्ट होगा कि 3 सेकेंड में 2 किलोमीटर चला जाएगा। और उतना फास्ट होने के बाद भी एग्जैक्टली उसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करता है या इक्विजाइट करता है जिसमें टेररिस्ट बैठे हुए हैं, दूसरे जगह कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके लिए फिर क्या यूज होता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली किस लोकेशन से मारेंगे हम, मतलब कैलकुलेट करने में ये यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वेदर फोरकास्ट, मतलब अगले 3 दिनों तक पटना में बारिश होने की संभावना है, अगले 3 दिनों तक रात में
समस्तीपुर में बारिश होगी। इस साल according to weather forecast, temperature will be less compared to previous year, and only 1 month you will be affected by hot temperature, hot summer. ओके मतलब बहुत ज्यादा गर्मी जो आती है ना सिर्फ एक महीने के लिए, आज ही वेदर फोरकास्ट में ये वेदर फोरकास्ट में भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है तो नॉर्मल तो आप जानते ही हैं, स्टार्टिंग में इसका रेंज अप टू 10 मीटर था, अभी अप टू 400 मीटर। लेटेस्ट वर्जन जो है ब्लूटूथ का 5.0 उसके अकॉर्डिंग अप टू 400 मीटर का रेंज हो सकता है ब्लूटूथ का। ठीक है, और ब्लूटूथ यूज कहाँ कहाँ होता है? ब्लूटूथ हेडसेट बनाने में, मतलब हेडफोन जिसको बोलते हैं, या ईयरफोन। ब्लूटूथ स्पीकर में भी यूज होता है, स्मार्ट लॉक में होता है, मतलब जैसे आपका कार को बटन हम प्रेस करते हैं और अनलॉक हो जाता है ना, उसी तरह ब्लूटूथ को भी यूज किया जाता है घर को लॉक करने में, सिक्योरिटी सिस्टम अगर होम अप्लायंसेस में है। साथ ही साथ ब्लूटूथ अभी कंप्यूटर के माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर को यूज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, मतलब विदाउट केबल हम माउस या कीबोर्ड यूज करते हैं, आपने भी शायद देखा होगा। ठीक है, तो दैट्स अबाउट ब्लूटूथ। नेक्स्ट देखते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो देखिए सबसे ऊपर का जो पॉइंट है वायरलेस फिडेलिटी। तो वायरलेस फिडेलिटी स्टार्टिंग में लोग बोलते थे, अभी भी लोग बोलते हैं कि वाईफाई का फुल फॉर्म है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिमेंबर, वायरलेस फिडेलिटी नहीं है, क्योंकि जो कंपनी वाईफाई बनाई है, मतलब एनसीआर कॉर्पोरेशन जो कि AT&T में है नीदरलैंड में, ये खुद बोली है कि वाईफाई का कुछ भी फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो वाईफाई का भी काम क्या है आप जानते हैं, किसी भी तरह के रिसोर्स को शेयर करने के लिए, मतलब आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, मूवी, ऑडियो, वीडियो, या फिर इंटरनेट को ही शेयर कर सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग हॉटस्पॉट। इसका रेंज 50 मीटर इंडोर है, इंडोर मतलब विद इन हाउस या विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड 150 मीटर आउटडोर है। 150 मीटर आउटडोर है, इट मीन्स इन द फील्ड, जब फील्ड ओपन है तो वहां पे वाईफाई का रेंज क्या हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वाईफाई कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कंपैटिबल डिवाइस क्या क्या है। पर्सनल कंप्यूटर मतलब आपका डेस्कटॉप हो गया या लैपटॉप हो गया। गेमिंग कंसोल मतलब गेम के लिए अलग अलग डिवाइस यूज करते हैं, वहां भी वाईफाई यूज हो सकता है। उसके बाद है स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट डिवाइस किसी तरह का भी हो सकता है, मतलब हमारा स्मार्ट वॉच भी हो सकता है, स्मार्ट लॉक भी हो सकता है। टीवी भी स्मार्ट डिवाइस के ही अंदर आता है, मतलब टेलीविजन जिसको बोलते हैं। और प्रिंटर भी ब्लूटूथ के साथ साथ वाईफाई के थ्रू भी यूज होता है, और मोबाइल फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट तो है ही, आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। वाईमैक्स टेक्नोलॉजी जो है 4G नेटवर्क का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? 4G नेटवर्क का। और इसका रेंज अप टू 50 किलोमीटर है। इट्स रेंज इज अप टू 50 किलोमीटर। और 50 किलोमीटर अगर इसका रेंज है तो क्या होगा, इसका कवरेज एरिया बहुत ज्यादा होगा, हम ज्यादा दूर तक घूमते हुए इसको यूज कर सकते हैं, मतलब मोबिलिटी और रीचेबिलिटी। ठीक है, साथ ही साथ सिर्फ एक नेटवर्क टावर हमें इंस्टॉल करना होगा और अप टू 50 किलोमीटर के रेडियस में हम घूम सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब ये सिंपल भी है यूज करने में भी और मेंटेन करने में भी, क्योंकि एक ही नेटवर्क टावर हमें यूज करना होगा। और ये एसएमएस भी यूज करवाता है। एसएमएस तो आप जानते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एमएमएस भी आप जानते होंगे, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। जब वीडियो या ऑडियो या कोई इमेज हम भेजते हैं उसको एमएमएस बोलते हैं। और एसएमएस मतलब सिर्फ टेक्स्ट जब भेजते हैं तो एसएमएस है। उसके बाद वीओआईपी, जब इंटरनेट के थ्रू हम कॉल करते हैं तो उसको वहां पे प्रोटोकॉल यूज होता है, वीओआईपी। वीओआईपी का फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके,
साथ ही साथ इसका रेंज भी काफी हाई है, और रेंज मतलब स्पीड बहुत हाई है। और रेंज की अगर बात करें तो 50 किलोमीटर का रेडियस, मतलब अगर ये नेटवर्क है, ठीक है, तो देखिए अगर ये नेटवर्क है हमारा, तो इसके 50 किलोमीटर के रेडियस में वाईमैक्स यूज होगा 50 किलोमीटर। और देखिए इसका एरिया कितना ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो इसका रेंज भी काफी ज्यादा है। ओके, गुड। नेक्स्ट, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका इन्वेंशन किसने किया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, ठीक है। उसमें यूनाइटेड स्टेट का जो स्टेट फोर्स है उसने किया है, यूज किया है। अब इसका एक्यूरेसी अप टू 1 फीट तक होता है, मतलब 1 फीट तक का एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतला देगा ऊपर से। तो उसके लिए क्या होता है, टोटल 79 अप्रॉक्स सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जीपीएस यूज करने के लिए। कितना? 79, ठीक है। और सक्सेसफुल कितना हुआ? 33। 33 में 31 इनर ऑर्बिट में है और 2 आउटर ऑर्बिट में है, ठीक है। इनर ऑर्बिट जो है उसका काम क्या है? ट्रैक करना, लोकेशन ट्रैक करना। और बाकी का जो 2 है उसका काम क्या है? टू कोऑर्डिनेट बिटवीन दिस 32 सैटेलाइट। मतलब 31 क्या करता है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मैपिंग क्या है, सब कुछ यही 31 करता है। और ये 2 जो है, बाकी का जो आउटर ऑर्बिट में, वो 31 सैटेलाइट के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डालता है, कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है इन सैटेलाइट्स को। ओके, फिर पॉइंट है इसका यूज क्या क्या किया जाता है। इसका यूज एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने में कि कहाँ पे है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। नेविगेशन, मतलब अगर कहीं हमें जाना है तो डायरेक्शन हमें बतलाता है कि इस रूट से जाना है। उसके बाद मॉनिटरिंग, किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे क्या हो रहा है, व्हाट एक्टिविटी इज बीइंग हैपन, तो मॉनिटर करने के लिए भी। और सर्वेइंग एप्लीकेशन, मतलब लैंड का सर्वे है या कहीं पे भी कोई भी बॉर्डर, किसी भी तरह का बॉर्डर का अगर सर्वे है, ठीक है, तो वहां पे जीपीएस यूज होता है। ओके, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड का मतलब क्या है, सिंपल सा समझ जाइए कि नेट या वेब, ठीक है, इंटरनेट या वेब, ठीक है। तो क्लाउड जो है, जैसे रैन आने के टाइम पे क्लाउड हमारे ऊपर रहता है ना, तो उसी तरह जब यूज करना चाहेंगे क्लाउड हमारे पास आ जाएगा। दूसरा क्या है कि रैन जहां होता है क्लाउड वहां चला जाता है विद हेल्प ऑफ एयर। उसी तरह जब हम यूज करेंगे, यूज करना होगा हमें क्लाउड को, तो क्लाउड हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास उसका एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत जगहों पे यूज होता है, जैसे ईमेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप, मतलब बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है। इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग 3 तरह का सर्विस यूज करता है। IaaS मैंने कल बतलाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। उसके बाद है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो नेक्स्ट क्या है? SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या करेगा कि अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है हमें, तो उसके लिए रैम कितना होगा, रोम कितना होगा, मतलब हार्ड डिस्क जो हमें चाहिए, तो क्या होगा? IaaS हमें देगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर हमें चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज होगा। और सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन हमें यूज करना है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन, तो वो SaaS में आएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? डेटा स्टोरेज भी यूज करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है और एप्लीकेशन को भी यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर हमें यूज करना है, तो उसके लिए मेनली 2 टाइप का क्लाउड कंप्यूटिंग है। एक है पब्लिक, क्या है? पब्लिक, जिसको यूज करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का जरूरत नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट, जिसको यूज करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए,
अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो प्राइवेट क्लाउड को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर दोनों को मिक्सअप कर दें तो पब्लिक और प्राइवेट को जब मिक्स करेंगे तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। सपोज अब प्राइवेट क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड के पास 4 रिसोर्स, ठीक है, 4 रिसोर्स में किसी दूसरे यूजर के साथ रिसोर्स नंबर 2 से शेयर करना है। कौन सा रिसोर्स शेयर करना है? रिसोर्स नंबर 2। तो क्या करेगा, ये रिसोर्स 2 को शेयर कर देगा। ठीक है, रिसोर्स 2 को शेयर करेगा और उसको दे देगा ओनली रीडिंग, सिर्फ रीड कर सकता है, चेंज कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो रिसोर्स 2 का लिंक किसी को भी भेज देगा, जिसके पास वो लिंक रहेगा शेयर कर सकता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे आपके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप पढ़ तो सकते हैं, ठीक है अभी, लेकिन सेंड कौन करेगा? ओनली एडमिन, जो भेजना है ना। तो लिंक तो आपके पास है, आप रीड तो कर सकते हैं लेकिन कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या है? जो सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जिसके पास भी उस ग्रुप का मेंबरशिप होगा, कोई भी उसमें मैसेज भेज सकता है ना, या ग्रुप का इन्फो ऐड कर सकता है, वॉलपेपर ऐड कर सकता है, ग्रुप का डीपी ऐड कर चेंज कर सकता है। तो कम्युनिटी का मतलब क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक एक ग्रुप ऑफ यूजर, एक ग्रुप ऑफ यूजर, अगर उनके पास मतलब पूरा यूजर के ग्रुप के पास यूजर आईडी और पासवर्ड है, तब अगर यूज करते हैं सेम चीज को, तो उसी को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं, कम्युनिटी क्लाउड बोलते हैं। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क का 4 जनरेशन आप जानते हैं, 1G, 2G, 3G, 4G। तो अगर 1G की बात करें तो 1G ANPS एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम है, और TSCS टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें काम क्या था कि सिर्फ सिग्नल के थ्रू कॉलिंग जाता था, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब सिग्नल मतलब ऊपर जहां भी है उसको 1 बोला जाता था, और जहां भी नीचे है इसको 0 बोला जाता था, और इसी ढंग से ये कैलकुलेट होता था। ठीक है, उसके बाद जब हाँ SMS भी भेजा जा सकता था 1G में। उसके बाद जब 2G आया, ठीक है, तो 2G में नॉर्मली हमारे यहाँ यूज हुआ है, GSM था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और CDMA। तो GSM का सिम जो था किसी भी मोबाइल में यूज हो सकता था, जबकि CDMA का सिम जो है स्पेसिफिक मोबाइल में यूज होता था, जिस कंपनी का सिम होता था उसी कंपनी का मोबाइल भी यूज होता था। ठीक है, तो CDMA था। दूसरा चीज क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता था, मतलब GSM में, कि अगर कॉल करना है किसी को भी तो एग्जैक्ट जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जहां खाली मिला वहां से कॉल दे देता था। और CDMA में क्या करता था कि नहीं, एक फ्रीक्वेंसी रेंज में सिर्फ 8 ही कॉल जाएगा, 8 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि GSM में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसी को जब इंटरनेट यूज करना होता था हमें 2G में, तो उसको एड्ज बोलते थे। ठीक है, तो इसी के लिए 2G जब इंटरनेट यूज करते हैं तो E+ लिखा हुआ रहता है। ओके, और GPRS भी 2G में ही था। उसके बाद जब 3G की बात करते हैं तो 3G में HSPDA, हाई स्पीड पैकेट डेटा एक्सेस, जो इंडिया में यूज होता है। इसी के लिए S+, जब इंटरनेट 3G यूज होता है तो S+ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब 3G यूज हुआ, कॉलिंग के लिए 2G ही चलता था, इंटरनेट के लिए 3G आ गया। ठीक है, साथ ही UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, और ईवीडीओ भी यूज होता है 3G में, लेकिन इंडिया में मेनली HSPDA यूज होता है। उसके बाद LTE और WiMAX 4G में आया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन और WiMAX, तो सबका सब कॉलिंग रहा 2G पे ही, लेकिन इंटरनेट 3G और 4G पे भी आ गया। तो फिर 4G के थ्रू अगर कॉलिंग करना है तो फिर उसके लिए नया प्रोटोकॉल यूज किया गया, VoLTE, जो कि जियो यूज करता है, वॉइस ओवर LTE, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। ठीक है, WiMAX के बारे में अभी आपको बतलाया ही है।
साथ ही साथ इसी में एक और चीज भी है, वीओआईपी। वीओआईपी यूज क्यों किया जाता है? इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग करने के लिए, ठीक है, जो कि कस्टमर केयर में यूज किया जाता है। उसके बाद वायरलेस चार्जिंग, बिना केबल का अगर चार्ज हम कर सकते हैं, विदाउट केबल कनेक्शन अगर हम चार्ज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वायरलेस चार्जिंग। सपोज हमारा हमारा अगर ये एक डिवाइस है, इसको हमें चार्ज करना है और यहाँ पे हम प्लग लगाए, ठीक है, तो हम केबल से ही तो यूज करते हैं ना। अब ये सोचिए कि अगर बीच में केबल रहे ही नहीं तो क्या होगा? तो अब ये भी पॉसिबल है कि इसको एक तीसरे डिवाइस के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसको चार्जिंग पोर्ट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। चार्जिंग पोर्ट के ऊपर डाल दिया जाता है और ये जो डिवाइस है ये इससे चार्जिंग लेता है, ठीक है। और ये जो प्लग लगा हुआ है, प्लग डायरेक्ट इसको पावर सप्लाई करता है विदाउट केबल, इस पोर्ट को पावर सप्लाई करता है विदाउट केबल। यही है वायरलेस चार्जिंग। अभी आईफोन जो है, मतलब एप्पल कंपनी, वो वायरलेस चार्जिंग दे रहा है मैक्सिमम चीजों में, नया नया जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म है। अब हम क्या करेंगे कि आपको हम कुछ होमवर्क दे देते हैं। क्या करते हैं? आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। और होमवर्क आपका ये होगा कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। किसके ऊपर? वाई मैक्स के ऊपर बनाना है। बीपीओ, कल मैंने बीपीओ के बारे में ही बताया था, है ना। वीओआईपी, और कुछ है? 1G, 2G, 3G, 4G, इस सब के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। दैट विल बी योर व्हाट? होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करेंगे और जब भी मैं बोलूंगा मुझे सबमिट करना होगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके होमवर्क के बारे में। दूसरा चीज है कि वॉइस अगर आपको क्लियर नहीं गया है तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड होगा, वहां आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो भी डाउट है, ठीक है, स्क्रीन आपके सामने है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और वैसे मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। आपकी आवाज मेरे पास अभी आ रही है सब। किसका? बाबू, बीपीओ का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर जो होता है ना, कस्टमर केयर। कस्टमर केयर जानती हो ना? तो कस्टमर केयर एक एग्जांपल है बीपीओ का, उसी के लिए स्टैंडर्ड वर्ड हो गया, ठीक है, कॉल सेंटर या बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। और बतलाइए। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग दिख भी रहा होगा आपको। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। देखिए, जिनको बोलना है वही माइक्रोफोन को ऑन ऑन रखिए, बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए। जिनको पूछना है एक एक करके पूछना है।
VoIP आज भी बतलाया है मैंने, चलो फिर से बतला देता हूं। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के थ्रू अगर कॉलिंग हमें करना है तो VoIP यूज करते हैं। BPO में VoIP ही यूज होता है। इसी के लिए अगर एक नंबर सपोज 198 है, इस पे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और एक ही बार में सब लोगों से बात भी होती है, कस्टमर केयर वालों की, है ना। तो एक ही नंबर अगर रहेगा, एक कौन रहेगा तो सब लोगों की बात तो होगी नहीं। उसी के लिए VoIP यूज किया जाता है। और आगे अच्छे ढंग से देखने के लिए इसी चैप्टर का जो 2 और वीडियो अपलोड है यूट्यूब चैनल पे, उसको आप देख लेंगे। ठीक है। ओके, आप लोग एक काम करेंगे। हेलो, बुक आप लोगों ने ले लिया है? हेलो, तो बुक अगर ले लिए हो ना तो उसका सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। हाँ, आज ही लेकिन कर देना। क्या? देखिए, वो आपको पढ़ना है नहीं, वो काफी हाई लेवल का हो गया, फिर भी आपको बतला देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। हाँ, चलिए बंद करते हैं, ऑलरेडी टाइम भी आप हो गया है, ठीक है। चलो बाय बाय। और स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है सिलेबस का। चलो, थैंक यू।